दोस्तों, जब पन्ना फटता है तो बगल वाला सुनता है, पन्नी फटती है तो पूरा कमरा सुनता है, लेकिन जब पाकिस्तान की तशरीफ फटती है तो पूरी दुनिया सुनती है। कई रिपोर्ट और वायरल वीडियो में असीम मुनीर को पाकिस्तान आर्मी हेडक्वार्टर यानी रावलपिंडी के अंदर मीटिंग के दौरान भी ट्रांसपेरेंट बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे बिठा दिखाया गया, जबकि इसके सामने इसके अपने ही कप कमांडर और ऑफिसर बैठे हुए थे। सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो रिपोर्ट्स के अनुसार असीम मुनीर अक्सर फुल कवरेज बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर लोगों से मिल रहा है। विदेश दौर पर भी सिक्योरिटी गियर में दिखता है और तो और अब तो घर और ऑफिस के अंदर भी बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के कंफर्टेबल फील नहीं करता ये आदमी। पाकिस्तान और भारत की मीडिया में यही दावी बार बार दोहराया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसे रावलपिंडी JHQ के अंदर बने अंडरग्राउंड बंकरों में घंटों छुपा कर रखा गया और अब उसने एक नहीं बल्कि कई बंकर बना लिए हैं, जहां किसी गंभीर खतरे की स्थिति में वो तुरंत शिफ्ट हो जाता है। Sources believe that Pakistan Army Chief General Asim Munir was possibly moved to a bunker for at least 2 hours. An important piece of information that we are having for our viewers. अब दोस्तों, असीम मुनीर जिस तरह बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ शील्ड और बंकरों में गिर कर रहने लगा है, ये सिर्फ एक सिक्योरिटी नहीं बल्कि वो एक साइकोलॉजिकल डर है। पाकिस्तान में लगातार एक्सटर्नल और इंटरनल खतरे बढ़ते ही जा रहे हैं। मुनीर के दुश्मन सिर्फ पाकिस्तान के बाहर ही नहीं है बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी है। मुनीर को ये पता है कि पाकिस्तानी आर्मी के बाकी जनरल भी मुनीर की बढ़ती हुई पावर को एकदम से बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से मुनीर की सत्ता को सबसे बड़ा चैलेंज मिला है। उसको ये लगता है कि हो ना हो, लेकिन आर्मी के अंदर से ही उस पर कोई हमला हो सकता है। उसका यही डर उसको इस कदर सिक्योरिटी में रहने को मजबूर कर रहा है। ये सिर्फ गोली का डर नहीं है बल्कि पावर पोजीशन और अपने ही फौज और इस्लामी चरमपंथी गुटों के हाथों जियाउल हक जैसी मौत से बचने का डर है। लेकिन कैसे हुई थी जियाउल हक की मौत? दोस्तों, 17 अगस्त 1988 को पाकिस्तान के तब के राष्ट्रपति और सेना प्रमुख जनरल मोहम्मद जियाउल हक बहावलपुर से इस्लामाबाद लौटते समय C-130 हरक्यूलिस प्लेन दुर्घटना में मारे गए। इसमें अमेरिकी राजदूत आर्नोल्ड रफेल, ISI चीफ अख्तर अब्दुल रहमान सहित कुल 30 लोग सवार थे। प्लेन टेक ऑफ के तुरंत बाद ऊपर नीचे होता हुआ सतलुज नदी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ऑफिशियल जांचों ने इसे टेक्निकल खराबी या तोड़फोड़ बताया, लेकिन 36 साल बाद भी इसकी सच्चाई साफ नहीं है। कम से कम पब्लिकली तो साफ नहीं है। अब जिया की मौत के पीछे कई सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं। पाकिस्तान मिर्जा बोर्ड की जांच ने इसे तोड़फोड़ माना, लेकिन इंजन और हाइड्रोलिक्स ठीक थे। PTN विस्फोरक, एंटीमनी, फास्फोरस के ट्रेस इसमें मिले, जिसे बाद में इस बात की संभावना थी कि नर्व एजेंट से पायलट पैरालाइज्ड हुए। फिर मैंगो क्रेट या मैंगो बॉक्स में विस्फोट हुआ। अमेरिका FBI ने इसको मैकेनिकल फेलियर कहा, लेकिन पाकिस्तान ने इसकी जांच में अपना सहयोग रोक दिया। जाहिर सी बात है, कुछ बड़ा छिपाना था। शफीक उर रहमान कमीशन ने इंटरनल मिलिट्री हेरफेर का इशारा किया, लेकिन रिपोर्ट फिर भी सीक्रेट रखी गई। अब इसमें सबसे बड़ा नाम उस टाइम के वाइस चीफ जनरल असलम बेग और सुल्तान कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली दुर्रानी का आया, जिनके ऊपर जिया को मरवाने का शक था, जो जिया बेग को हटाने की प्लानिंग कर रहा था। जबकि दुर्रानी ने 16 बार टैंक डेमो के बहाने बहावलपुर डिवीजन का दबाव डाला था। ये शक और भी गहरा हो जाता है क्योंकि दोनों दूसरे C-130 से लौटे थे। क्रैश साइट को तुरंत साफ कर दिया गया, यहाँ तक कि लाशों का पोस्टमार्टम तक रोक दिया गया। जिया के बेटे हाउजुल हक ने दुर्रानी को इसका दोषी ठहराया था। अब PF के एयर कमांडर जाहिर जादी ने मलबे में विस्फोटक कैसे पाया, लेकिन उसकी रिपोर्ट भी दबा कर रख दी गई। इसके अलावा ये भी बातें होती है कि जिया ने 1979 में पूर्व PM जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी थी, जिसके बाद उनके बेटे मिर्ताज भुट्टो ने अली जुल्फिकार के जरिए 5 अनसक्सेसफुल मर्डर अटेम्प्ट किए। क्रैश के तुरंत बाद उसने इसकी जिम्मेदारी ली, लेकिन बाद में खारिज कर दी। ये थ्योरी पर्सनल वेंडेट पर आधारित है। इसके अलावा नर्व गैस और मैंगो क्रेट वाला एंगल भी इसमें आता है। इजाज उल हक का दावा है कि मैंगो क्रेट्स में विस्फोटक भरे थे और कॉकपिट में VX नर्व गैस छिड़की गई थी, जो भारत द्वारा 1952 में पेटेंट करवाई गई थी, जिससे पायलट्स कंट्रोल खो बैठे। एलिवेटर बूस्टर में पोल्टेंट मिला और मोसाद के जासूस बताए जाने वाले PF ऑफिसर सिग्नल मैन अकरम आवान ने कन्फेशन दिया कि वो गैस लाया था, लेकिन वो वीडियो भी तब JHQ ने ले लिया। कुछ रिपोर्ट्स में बाहर से प्रोजेक्टाइल या मिसाइल का भी जिक्र है।
अब कुल मिलाकर जियाल हुक जैसे तानाशाह और गिरे हुए आदमी को इंटरनल पॉलिटिक्स इस तरह से मार सकती है, तो भाई मुनीर भी तो अभी मुन्ना आदमी है और यही डर मुनीर को सताता है कि उसका भी टाइम आएगा, उसके भी बहुत सारे दुश्मन पाकिस्तान के अंदर है, कहीं कोई फील्डिंग ना सेट कर दे। अब दोस्तों, भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नूर खान एयरबेस पर बहुत सटीक मिसाइल स्ट्राइक के बाद खबर आई कि असीम मुनीर को बंकर में शिफ्ट कर दिया गया है। 3-4 घंटे वो वहीं से कंडीशन मॉनिटर करता रहा, जिससे उसे पहली बार डीकैपिटेशन स्ट्राइक की पावर का एहसास हुआ। टीटीपी बालूच लिबरेशन फाउंडेशन और अफगानिस्तान तालिबान समर्थित जिहादी नेटवर्क उसे हिट लिस्ट में सबसे ऊपर रखते हैं। इमरान की गिरफ्तारी, चुनावी इंजीनियरिंग और दमन के बाद खुल्लम खुल्ला मौत की धमकियां दे रहे हैं। ब्रिटेन के बेडफोर्ड में हुए एक प्रोग्राम में भी इसी बात पर पाक सरकार ने आपत्ति दर्ज कराई। इससे पॉलिटिकल एसोसिएशन का डर और बढ़ा। उधर जेएचक्यू में बुलेट प्रूफ कांच के पीछे बैठा फील्ड मार्शल लोगों के गुस्से और मजाक दोनों का कारण बन गया। सोशल मीडिया पर डरा हुआ फील्ड मार्शल कहकर ट्रोल किया जा रहा है। सवाल उठ रहा है कि जब सबसे ताकतवर जनरल अपनी फौज में सिक्योर नहीं, तो आम नागरिक कैसे सुरक्षित होंगे? भाई, पाकिस्तान में सब ऊपर वाले के भरोसे है, इसीलिए पूरे पावर स्ट्रक्चर की इनसिक्योरिटी सामने आ गई। जियाउल हक की मौत की पुरानी यादें आज भी जिंदा है। असीम मुनीर की बुलेट प्रूफ लाइफस्टाइल उन ट्रामा मेमोरीज को दोबारा जिंदा कर देती है और मैसेज देती है ये कुर्सी जानलेवा है। इसीलिए पूरी पाक फौज का मनोबल गिरी हुई है। कहाँ? गड्ढे में। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए बस यही तक। जल्द ही मिलते हैं। गुड बाय। जय हिंद। ऐसे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। भारत माता की जय। इसका